हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यवहारिक उपागम के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यवहारिक यहाँ उपागम का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय जब छात्र को या अधिगमकर्ता को मुख्य मानकर शिक्षण की गतिविधियाँ, मूल्यांकन की गतिविधियाँ, विषय वस्तु की निर्धारण इत्यादि गतिविधियाँ जब छात्र को सिखाने के आधार पर निर्मित की जाती हैं तो उसे हम पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यवहारिक उपागम कहते हैं। इसे हम मूल्यांकन उपागम या मूल्यांकन प्रतिमान भी कहते हैं। मूल्यांकन का यहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक छात्र सीख न ले वो व्यवहार पूरी तरह से, तब तक हम उसके विषय वस्तु, शिक्षण विधि, प्रक्रिया, प्रस्तुतिकरण इत्यादि सभी में परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन इस प्रकार करते हैं कि वह निश्चित उद्देश्य के अनुसार व्यवहार पूर्ण रूप से सीख जाए। यानी मूल्यांकन को केंद्र मानकर भी छात्र को व्यवहार सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन प्रतिमान या मूल्यांकन दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से हम लोग देखते हैं। जब अधिगमकर्ता को शिक्षा या ज्ञान के उद्देश्य के अनुसार पूर्ण रूप से सिखाने के लिए जो मूल्यांकन की गतिविधियां या मूल्यांकन का प्रारूप अपना करके उसके व्यवहार को पूर्ण रूप से सिखाया जाता है। व्यवहार को पूर्ण रूप से सिखाने के लिए जो भी हम शिक्षण अधिगम व्यवस्था का प्रारूप तैयार करते हैं उसे हम व्यवहारिक उपागम कहते हैं। इसको फिर एक बार देखिए। जब अधिगमकर्ता द्वारा उद्देश्य के अनुरूप पूर्ण रूप से सिखाने के लिए, उद्देश्य के अनुरूप पूर्ण रूप से व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, मूल्यांकन की विभिन्न गतिविधियों को अपनाते हुए व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए या व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं तो ऐसी समस्त गतिविधियां शिक्षण की व्यवहारिक उपागम के अंतर्गत शामिल होती हैं। बीएस ब्लूम का दृष्टिकोण देखें तो और स्पष्ट है। यानी उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण और परीक्षण का निर्धारण करके अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाना व्यवहारिक उपागम है। इसको फिर देखिए। यानी उद्देश्य के अनुरूप, यानी आप क्या सिखाना चाहते हो, यानी उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण की गतिविधियाँ, शिक्षण की गतिविधियों में विषय वस्तु, विधि, क्रिया, प्रस्तुतिकरण, जो भी शिक्षण पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो भी है, इन उद्देश्य के अनुरूप जो शिक्षण गतिविधियाँ हैं और इस शिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार हो, उद्देश्य का मूल्यांकन किस प्रकार हो, इन सभी का परीक्षण का जो आधार निर्मित करते हुए अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने संबंधी जो भी प्रारूप, जो भी गतिविधियाँ सुनिश्चित की जाती हैं वह व्यवहारिक उपागम कहलाता है। यानी अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण गतिविधि और मूल्यांकन गतिविधि या परीक्षण गतिविधि को निर्धारित करना व्यवहारिक उपागम या मूल्यांकन प्रतिमान कहलाता है। ये जो व्यवहारिक उपागम मॉडल है इसमें छात्र जो है केंद्र बिंदु होता है, अर्थात छात्र को पूर्ण रूप से अधिगम कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये जो दृष्टिकोण है इसका सबसे व्यवस्थित मॉडल दिया था हिल्दा टाबा ने दिया था। व्यवहारिक मॉडल दिया था, प्रारूप दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि 4 स्तरों पर यह प्रक्रिया, 4 स्तरों पर या 4 सोपान में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहला है स्तर उद्देश्य का निर्धारण। उद्देश्य का निर्धारण बालक के सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके, जैसे संवेदनात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक इत्यादि, भावात्मक, सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है वह जो है इस अधिगम या व्यवहारिक उपागम का एक पहला सोपान होता है कि यानी उद्देश्य का निर्धारण।
जब उद्देश्य का निर्धारण हो गया तो दूसरे सोपान में यानी दूसरे स्तर में शिक्षण अधिगम क्रियाओं का प्रमाण, यानी हम कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं, क्या उसका प्रमाण, उसका क्या आधार है, कौन सा अधिगम के लिए कौन सी विषय वस्तु का निर्धारण करूं, इसका भी आधार क्या है, उसका प्रमाण क्या है। यानी जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं या जो भी क्रियाकलाप शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत अपना रहे हैं वह क्यों, यानी हम व्याख्यान कौशल का ही प्रयोग करें क्यों, प्रयोगात्मक गतिविधियों का प्रयोग क्यों करें, यानी जो कुछ भी इसमें शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण से लेकर के बालक को सीखने तक की जो भी गतिविधियां हैं उसमें प्रमाणयुक्त आधारयुक्त गतिविधियों का भी दूसरे स्तर पर वर्णन करना पड़ता है। साथ ही तीसरे स्तर की अगर हम बात करें तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या कारकों का प्रमाण, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी ऐसा हम पढ़ाते समय ऐसी भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं जो दिखा करके सुना करके उसको सिखाने का काम किया जा रहा है, या यंत्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं, या हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उसको, उसके सही अनुक्रिया पर उसको पुनर्बलन भी दे रहे हैं, उचित शब्दों का संबोधन भी दे रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो गतिविधियां हैं वह शिक्षण अधिगम व्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं, और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावशाली और रुचिपूर्ण बनाने के लिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी इसको प्रभावित करते हैं। इसलिए यह एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, यानी दोनों सोपान यानी दूसरा स्तर और तीसरा स्तर दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। फिर ये जो भी हम यंत्र या जो जो भी हम यंत्र उपकरण या पुनर्बलन प्रेरणा प्रोत्साहन जो कुछ भी हम अपनाए हैं उसका उद्देश्य के अनुरूप उचित संयोग बना है कि नहीं, इस उद्देश्य के अनुरूप जो कुछ भी इसमें गतिविधियां अपनाई गई हैं उसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है कि उद्देश्य के अनुरूप यंत्रों का प्रयोग हुआ है कि नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है कि नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हुआ है कि नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार के परिवर्तन का प्रमाण, यानी जो कुछ भी हम इसमें अपनाए हैं वह व्यवहार को सिखाने में उपयुक्त है या नहीं, इसका प्रमाण देना पड़ता है कि नहीं यह गतिविधि सही है या नहीं, उद्देश्य को सिखाने में सफलता मिली है या नहीं, इसका भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन। उसी तरह से जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण संबंधी गतिविधियां, शिक्षण अधिगम व्यवस्था संबंधी गतिविधियों का प्रयोग करता है तो वह भी, उसका भी मूल्यांकन हम उद्देश्य के अनुरूप करते हैं कि ये जितनी गतिविधियां अपनाई गई है वह उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने में सफलता मिली है या नहीं मिली है। यानी ये कहें कि उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार के परिवर्तन का प्रमाण, यानी व्यवहार में परिवर्तन सही हुआ है, यह इसका क्या योगदान है, व्यवहार के परिवर्तन के लिए उद्देश्य के अनुरूप क्या प्रमाण है, इसका मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, शिक्षण अधिगम व्यवस्था उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता दे रही है या नहीं दे रही है, इस सब का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो व्यवहार में परिवर्तन और उद्देश्य, यानी उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार के परिवर्तन संबंधी जो प्रारूप अपनाए जाते हैं, मूल्यांकन का आधार अपनाया जाता है, वह उसका चौथा स्टेप होता है। यानी पहला स्टेप उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा उद्देश्य शिक्षण अधिगम व्यवस्था से संबंधित है, तीसरा स्तर जो है वह जो है शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है जो एक दूसरे का पूरक हैं, और चौथा है उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार के परिवर्तन का प्रमाण या मूल्यांकन की बात है। तो यह इसका संबंध इससे है, ये जितना भी मूल्यांकन करेगा, चाहे शिक्षण अधिगम व्यवस्था की हो चाहे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की हो, सभी का मूल्यांकन का आधार क्या बनाएगा, ये उद्देश्य के अनुरूप। उद्देश्य के अनुरूप ये है तो अच्छा है, उद्देश्य के अनुरूप ये है तो भी अच्छा है, जब अगर उद्देश्य के अनुरूप नहीं तो इसमें सुधार होगा। इस प्रकार से हिल्डा टाबा ने व्यवहारिक उपागम के अंतर्गत व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, यानी छात्र को अधिगमकर्ता को केंद्र में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण के प्रारूप का निर्धारण किया है। इन्होंने इसके बाद भी अपना यह चारों स्तर पर पाठ्यक्रम के निर्धारण का प्रारूप तैयार करने के बाद भी इन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया 4 अवस्थाओं से गुजरती है।
4 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला अवस्था है मूल्यांकन का स्वरूप, यानी इसमें जो भी गतिविधियां हैं इसका मूल्यांकन का स्वरूप, इसका मूल्यांकन का स्वरूप और उद्देश्य के मूल्यांकन का स्वरूप। पहली अवस्था में वह मूल्यांकन का स्वरूप निर्धारित किया जाता है कि किस आधार पर उद्देश्य को, किस आधार पर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को और किस आधार पर पाठ्य सहगामी या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को उचित ठहराया जाए, यह मूल्यांकन का प्रारूप तैयार किया जाता है। दूसरा, आवश्यक यंत्र एवं प्रक्रिया का चयन, यानी फिर दूसरे अवस्था में क्या होता है, आवश्यक यंत्र हम किस प्रभावित करने वाले कारक को शामिल करें, क्यों शामिल करें और किस प्रक्रिया के दौरान उसका व्यवस्थित प्रयोग कैसे होगा, यह निर्धारण किया जाता है दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में परिकल्पना का विश्लेषण, यानी जो हम क्रमबद्ध शिक्षण अधिगम व्यवस्था अपनाते हैं या क्रमबद्ध प्रभावित करने वाले कारकों को अपनाते हैं, उसके पीछे अध्यापक की या पाठ्यक्रम निर्माण करते समय कौन सी सोच रखी गई थी, कौन सी सोच व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए निर्धारित किया गया था, उसको जो है तीसरे अवस्था में जो है विश्लेषण करना पड़ता है। यानी हम ये चीज़ इसको पढ़ाने के बाद दूसरी चीज़ क्यों पढ़ाएं, क्या संबंध है, क्यों क्रम में आगे पीछे हो रहा है, क्यों गतिविधियों में परिवर्तन हो रहा है, उसका महत्व क्या है, कठिनता स्तर का क्रमबद्ध क्या है, इन सभी गतिविधियों का विश्लेषण तीसरी अवस्था में करना पड़ता है पाठ्यक्रम के निर्माण करते समय। चौथा है परिकल्पना का कार्य में परिवर्तन, यानी जब परिकल्पना का निर्माण हो गया जो अधिगमकर्ता को सिखाने के संदर्भ में सुनिश्चित की जाती है, उस परिकल्पना को शिक्षण अधिगम व्यवस्था के द्वारा या शिक्षक द्वारा जो है प्रस्तुत करते हुए व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार लाया जाएगा, यानी विद्यार्थी को किस प्रकार क्रमशः सिखाया जाएगा, इसका भी विवरण देना पड़ता है। इस प्रकार से जो है इन 4 अवस्थाओं से हिल्डा टाबा का व्यवहारिक उपागम 4 स्तरों से गुजरता है। 4 अवस्थाओं से होते हुए 4 स्तरों के अंतर्गत व्यवहारिक पाठ्यक्रम या व्यवहारिक उपागम दृष्टिकोण के अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।